चलिए आज हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑन लैंड। हम जिस भूमि पर क्रॉप्स उगाते हैं, खेती करते हैं, कई तरह की हम लोग खेती करते हैं, इसी को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। कई तरह का हम लोग मेजर क्रॉप उगाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, चावल, व्हीट्स, राइस, माइज, कॉटन प्लांट उगाते हैं, बनाना प्लांट उगाते हैं, कई तरह के फार्मिंग वगैरह भी करते हैं। इस तरह के एग्रीकल्चर जो हम जमीन पर करते हैं, इसी को कल्टीवेशन कहते हैं, या कल्टीवेशन ऑन लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला फिजिकल फैक्टर, फिजिकल या जोग्राफिकल फैक्टर कर लीजिए, क्योंकि यह इसलिए मायने रखता है कि हमारे भारत में ना एक समान भूमि नहीं है। हमारे भारत में एक समान भूमि नहीं है। ये वाला मैदानी हिस्सा पड़ जाता है, इधर प्लेटू पड़ जाता है, इधर डिजर्ट साइड पड़ जाता है पश्चिम में। तो हमारे देश में अलग अलग तरह का जोग्राफिकल कंडीशन है, इसलिए एग्रीकल्चर भी अलग अलग तरह की होती है। ये अच्छी बात है कि हमारे देश में 6 प्रकार का सीजन और 6 प्रकार की सॉइल या 8 प्रकार की सॉइल पाई जाती है। कुछ जोग्राफिकल सॉइल्स होते हैं, जैसे माउंटेनी, सैंड सॉइल, फिर मॉर्शी सॉइल होता है, इस तरह के सॉइल भी होते हैं। दूसरा ज्योग्राफिकल कंडीशन में री लाइफ, जहाँ पे जीवन हो। दूसरा सॉइल का टेक्सचर बहुत मायने करता है। सॉइल कहने का सेंस है कि हमारे देश में अच्छा, हम जैसा कि कहें कि 6 तरह की या 8 तरह की सॉइल है, और क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास सीजन के हिसाब से ठंडा, गर्मी, बरसात, समर सीजन, हालांकि 6 तरह के सीजन भी आते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और रेनी, जो 4 मेनली हैं, 2 और आते हैं जिसको शिशिर और ऑटमन जैसे के नाम से हम लोग जानते हैं। और री लाइफ, जहाँ पे जैसे कहीं कहीं पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पे कम है, ज़मीन ज़्यादा है, इस हिसाब से भी यह बात भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा हो सकता है या कम। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है और एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी कि फार्मिंग करने के लिए जो फील्ड है वो बहुत बड़े मात्रा में है, हेक्टरों में है, किलोमीटर में है, इतना बड़ा बड़ा ज़मीन है जैसा अमेरिका में। इसलिए वहाँ पर फार्मिंग जो होती है बहुत बड़े पैमाने पर होती है। वहाँ फार्मिंग बिना टेक्नोलॉजी की हो नहीं सकती। इतने बड़े पैमाने पर खेती बिना टेक्नोलॉजी की संभव नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमिकल कंडीशन, क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर खेती होगी तो लेबर ज़्यादा लगेंगे। कई तरह के काम करते हैं लेबर। कुछ काम तो ऐसे हैं, कुछ प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऐसे जिसमें मैनुअली काम करना पड़ता है, जैसे टी प्लांटेशन, कॉफ़ी बीन्स प्लांटेशन का कॉफ़ी तोड़ना, लीफ का पत्तियाँ तोड़ना। ये रोबोट द्वारा नहीं करा सकते हैं क्योंकि संभव नहीं है। रोबोट द्वारा कराएंगे तो लीफ की बड़ी पत्तियाँ टूट गई, वो अनयूज्ड होती हैं, बेकार होती है, कड़वी भी लगती हैं। लीफ जो टी की कॉफ़ी पत्तियाँ होती हैं, टी की पत्तियाँ होती है, चाहे कॉफ़ी के बीन्स होते हैं, उसको चुनने ही पड़ते हैं प्रॉपर। इसलिए इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। इसके साथ साथ कैपिटल भी लगता है, पैसा, पूंजी लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि पैसे के कई कार्य हो जाते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र का, फिर प्लॉथिंग करने के लिए, क्योंकि प्लॉथिंग के लिए हम लोग मैनुअली प्लॉथिंग नहीं कर सकते हैं, या किसी एनिमल द्वारा भी डिपेंड, मैंने किसी एनिमल पर भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं क्या, क्योंकि भारत में ये चल जाता है। भारत में भी ऐसा नहीं कि हर जगह यही मैनुअली करते हैं, ये सब संभव नहीं। हम लोग को बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ती है इरिगेशन के लिए, प्लॉथिंग के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, मैन्यूरिंग डालने के लिए, फर्टिलाइज़र डालने के लिए, सीड खरीदने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और कैरेज वगैरह के लिए भी पैसे लगते हैं। आज जो लोग काम करेंगे लेबर, उनको भी पैसा देना पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें कैपिटल के हिसाब से यह बहुत होता है। तो हालांकि इस इकोनॉमिक फैक्टर में जैसे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को हम लोग समझ सकते हैं। इसी आधार पर हमारा एग्रीकल्चर 2 टाइप का होता है। एक सब्सिस्टेंस होता है, सब्सिस्टेंस जीवन निर्वाह। एक होता है कॉमर्शियल बिजनेस, यानी एक ऐसी फसल या ऐसे फसल जिसे पैसा कमाना ही मेन मकसद हो, या एग्रीकल्चर का मेन मोटिव पैसा कमाना ही है। ऐसा नहीं कि इसमें मेजर क्रॉप्स नहीं आते, मेजर क्रॉप इसमें भी आते हैं, उसमें भी आते हैं,
लेकिन इसमें पैसा कमाना ही मेन मोटिव होता है। आइए सबसे पहले हम लोग सब्सिस्टेंस को समझ लेते हैं, जीवन निर्वाह। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी न्यूलिथिक एज से। इसकी शुरुआत न्यूलिथिक एज से हुई थी। हालांकि न्यूलिथिक एज समझ लेना, नवपाषाण काल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये 10,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। जब से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, मानव सभ्यता एक साथ मिलजुल कर रहने लगी। इससे कई पर्पस होते थे, इरिगेशन वगैरह के लिए, केयरिंग के लिए, क्योंकि अगर हम लोग फसल लगाकर चले जाएं कहीं तो फसल बर्बाद कर दिए जाएंगे, जानवरों द्वारा फसल बर्बाद कर दी जाती है। इसके अलावा हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि उस टाइम में खेती करने के लिए ना प्रॉपर फील्ड नहीं होता, बहुत बड़े जंगल को काटना पड़ता था, जलाना पड़ता था, काट कर जला देते थे। इसलिए हम इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कि प्रिमिटिव टाइम में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का बहुत चलन था। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि किसी जंगल है, किसी जंगल को, बहुत बड़े जंगल को काट दिए, वहाँ के सारे पेड़ को आग लगा दिए, जला हुआ राख मिट्टी में मिल जाता है, मैन्यूरिंग का काम कर देता है। इस तरह से उसकी फर्टिलिटी बन जाती है और यहाँ हम लोग खेती कर लेते हैं। जब तक ह्यूमस है, यानी कि मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है, हम उस पर खेती करते जाते हैं। हालांकि सेम टाइप का क्रॉप अगर फर्टिलिटी कर, माने कि एक ही मिट्टी पर सेम टाइप क्रॉप उगाएंगे या 1 से 2 बार उगाएंगे, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो नोमैड्स क्या करता था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाले कहीं चले जाते थे, फिर वहाँ यही काम सेम प्रोसेस दोहराते थे। वहाँ आग लगा दी, वहाँ के जंगल काट दिए, वहाँ की फर्टिलिटी जब तक है मिट्टी की खेती करते थे, जब तक यहाँ जंगल पनपते रहता था। जब तक यहाँ जंगल पनप रहा है तब तक वहाँ पे खेती होती रहती थी। जब वहाँ पे मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती, फिर से यहाँ आ जाते थे। लेकिन नोमैड्स थोड़ा सा अलग है। नोमैड्स उन लोग कहते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतनी सुविधा नहीं होती कि जंगल काट सके, उसके आग लगा सकते हैं। तो बहुत सारे हर्डिंग करते हैं, जैसे कि भेड़ पालना, गाय को पाल लेते थे। इससे फ़ायदा होता था कि ऊँट वगैरह भी पालते हैं, और आज के टाइम में भी ये चीज़ चलता है। ऐसा नहीं कि आज बंद हो गया, बहुत छोटे पैमाने का है लेकिन चलता है। नोमैड्स लोग क्या करते थे, अपने जीवन यापन के लिए, माने कि जीवन गुजारने के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए, वो लोग कई तरह के जानवर पाल लेते थे। उससे दूध, मीट, अंडे वगैरह, जैसे कि आज के टाइम में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग सूअर पालते हैं, मुर्गियाँ पालते हैं, भेड़ पालते हैं, ऊँट पालते हैं, गाय पालते हैं। यह चीज़ें आज से नहीं, हमारी सभ्यता की शुरुआत से भी पहले से चली आ रही है। बस यही है, लोग भेड़ जैसे जानवर को पालते थे। हालांकि न्यूलिथिक एज में कुत्ते भी क्योंकि कुत्ते ही सबसे पहले पाले गए थे, तो इसके पीछे अलग कारण है। कुत्ते वफादार होते थे और टिमिड्स होते हैं, बहुत कमजोर डरपोक टाइप के होते हैं। वफादारी उनकी बहुत अच्छी होती है, वो रख रखाव में काम करते थे। तो नोमैड्स एग्रीकल्चर हम बेसिकली यही समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे यू लोग जो आज यहाँ बेचे खाए, जो जानवर लाए थे उससे जिए, फिर अगले कुछ दिनों के बाद दूसरे देश चले गए या दूसरे राज्य चले गए, दूसरे जगह चले गए। ऐसे लोग नोमैड्स कहलाते हैं। इनका भरण पोषण गुजर इसी तरह से चलते रहता है, आज यहाँ कल कहीं और, ये चलता है। यायावर टाइप के लोग होते हैं। बंजारे, जब ऐसे, लेकिन इसके अलावा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जैसा कि हमने पहले बताया कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे लोग, क्योंकि केवल जानवरों पे भोजन के लिए हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते हैं। भोजन के लिए हमें कई चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ता है। हमें भोजन के लिए जानवरों पर डिपेंड रहना पड़ता है और पेड़ पौधों पर भी डिपेंड रहना पड़ता है। कुछ हमें भोजन पेड़ पौधे से मिल जाते हैं, कुछ जानवरों से मिलते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए एग्रीकल्चर सबसे अनिवार्य था, क्योंकि जानवरों से हमें सिर्फ दूध और मांस ही मिल सकता था, और इससे केवल जीवन भरण नहीं हो सकता है। तो हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर लिए, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर तक क्यों कहते हैं, क्योंकि जंगल को काट के आग लगा देते हैं और धीरे धीरे यहाँ की फर्टिलिटी बन जाती है, उस जंगल को काटते हैं। इससे जंगल भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। फिर आइए थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इंडिया
तो खेती की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी। इसी की शुरुआत के साथ सभ्यता की भी शुरुआत हुई थी। लोग एक साथ रहने तो सभ्यता बनने लगी। हमारे देश में, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश, एकदम कृषि या एग्रीकल्चर, मदरलैंड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में जीडीपी का 40%, जीडीपी का 40% हमारे एग्रीकल्चर से ही आता है। नेट प्रॉफिट का या नेट इकोनॉमी का 15% भी इसी से आता है। हमारे देश में 67% भूभाग पर खेती, इतने बड़े भूभाग पर खेती होती है। हालांकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कमर्शियल खेती होती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ही चलता है। हालांकि हमारे देश में अभी के टाइम में इतने जंगल नहीं बचे कि उसे काटा जाए और जलाया जाए, इसलिए हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर की भी करते हैं। हालांकि इसको बाद में थोड़ा समझते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो हमारे देश में 67% भूभाग पर खेती होती है, इसलिए हमारे देश को एग्रीरियन फार्मिंग कहा जाता है। एग्रीरियन माने कि कृषि प्रधान देश। इस तरह से हम लोग चलते हैं। आज हम लोग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने कहा था, एक एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस है क्योंकि जीवन निर्वाह पे डिपेंडेंट है, एक पैसा कमाने का पर्पस है। नोमैडिक को हम लोग समझिए, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को भी हम लोग समझ लिए। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग का मतलब ये होता है आज यहाँ है, कल कहीं और जा खेती करेंगे, परसों कहीं और करेंगे, फिर यहाँ की मिट्टी की फर्टिलिटी आ गई तो फिर इससे यहाँ हम लोग खेती कर लेंगे। इसी एग्रीकल्चर को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में झूम की खेती के नाम से जानते हैं, जमीन खेती को बोलते हैं। बड़े पैमाने पर देख ले तो मैक्सिको में इसको मिम्पा के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम लोग वीडियो में देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बेसिकली जीवन निर्वाह पर डिपेंड है। बस खाने पीने भर ही उगा पाते हैं क्योंकि ये बहुत मेहनत है। ये प्रिमिटिव खेती भी कही जाती है। क्यों? इसमें प्रिमिटिव टूल्स लगते हैं, कुछ खास नहीं होते, जैसे कि सिकल्स वगैरह काटने के लिए। इरिगेशन के लिए हम लोग नदी पर डिपेंड हैं। पहले के ज़माने में कुएँ होते थे, कुएँ से पानी निकाल कर करहा बनाना, मिट्टी को काट काट कर करहा बनाकर पानी लाते थे खेतों तक। यह बहुत ही मुश्किल होता था, इसलिए खेती बहुत बड़े पैमाने पे भी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारा जंगल बर्बाद हो जाता था। हालांकि इसका बर्बादी का सेंस है कि एग्रीकल्चर होता है कि जीवन निर्वाह के लिए जरूरी भी है। तो प्रिमिटिव टूल्स है, जैसा कि हम लोग समझे। उसके बाद हम लोग बीज बोने के लिए भी मैनुअली डिपेंड होते थे, हाथ से इसमें बीज छिड़कना पड़ता था। उतनी सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था इस टाइम में। जनसंख्या जब बढ़ने लगी धीरे धीरे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, और क्योंकि जमीन लिमिटेड है, जमीन तो लिमिटेड है, जमीन लिमिटेड होने के कारण और जनसंख्या बढ़ने के कारण हम लोग धीरे धीरे इंटेंसिव एग्रीकल्चर की ओर अग्रसर हो गए, डिपेंड होने लगे। इंटेंसिव का अर्थ ही होता है कि थोड़ी सी जोर लगाकर खेती करना, क्योंकि कम जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि हमने कहा कि लिमिटेशन ऑफ लैंड, लैंड लिमिटेड ही है क्योंकि लैंड इज रिसोर्स, इन्फिनाइट है, अनइन्फिनाइट है, इन्फिनाइट तो है नहीं। उसके बाद राइट ऑफ हेरिटेंस। राइट ऑफ हेरिटेंस का सेंस यही है कि जैसे एक पिता के पास 10 हेक्टर ज़मीन है, तो अगर उसके 2 बेटे हुए तो हेक्टर 5-5 हेक्टर में बढ़ जाएगा आगे चलकर, क्योंकि दोनों के राइट्स होंगे। ये भी हो सकता है एक खेती करे और एक ना करे, ऐसा हो सकता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, हमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर को अपनाना ही पड़ा, यानी एग्रीकल्चर को कुछ मॉडर्न टूल्स वगैरह से जोड़ने पड़े। इसके लिए आज हम लोग, जैसे कि प्रिमिटिव लोग खेती करने के लिए हल का इस्तेमाल करते थे। पहले तो खुद ही हल खींचते थे, जब समय डेवलप हो गया वो लोग जानवरों का इस्तेमाल करने लगे। बीज डालने के लिए हल में एक कटोरे जैसा बना होता है, उसमें बीज डाल देते हैं, वो धीरे धीरे बीज उससे गिर के अंदर जब प्लॉथिंग करते हैं तो गड़ते जाता है। आगे चल के हम लोग इसको समझते हैं
इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मेन मोटिव था अपने भरण पोषण से थोड़ा ज़्यादा उगाना और आसपास के मार्केट में भी बेचना। हालांकि ये भी बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि इंडिया में मेनली ये सबसे ज़्यादा किया जाता है। हम लोग खेती करते हैं और आसपास के इलाकों में भी बेचने भर उगा लेते हैं। इसमें प्लॉथिंग करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। बीज के लिए भी हाइब्रिड बीज यूज करते हैं, जिससे हाई यील्डिंग ब्रीड, हाई यील्डिंग हाई यील्डिंग वैरायटी जैसे बीजों का इस्तेमाल करते थे। इसका फ़ायदा यह है कि यह कम ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने में सक्षम होते हैं, इसलिए ऐसे बीजों का इस्तेमाल करते हैं। इरिगेशन के लिए भी हम लोग पहले ज़माने में, जिससे प्रिमिटिव लोग केवल बारिश पे डिपेंड हुआ करते थे। बारिश के अलावा कोई बेसिक तरीका था नहीं था जिससे वो खेती कर सके आसानी से। नदियाँ होती थी, ऐसा नहीं कि नदियाँ नहीं होते थे, लेकिन नदियों से पानी काट कर लाना काफ़ी मुश्किल होता था। इसीलिए ज़्यादातर सिविलाइजेशन नदियों के पास ही बसी, जिससे पानी को आसानी से लाया जा सके और खेती किया जा सके। क्योंकि कभी कभी बारिश होती थी प्रॉपर और कभी कभी प्रॉपर बारिश भी नहीं होती थी। इससे कल्टीवेशन, क्योंकि अलग अलग एग्रीकल्चर के अलग अलग फसल को, क्रॉप्स को अलग अलग मात्रा में पानी चाहिए होता है, इसलिए नदी से करहा काटते हुए, कैनाल बनाते हुए हम लोग खेतों तक लाते थे। तो प्रिमिटिव लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इंटेंसिव में ऐसी सुविधाएं हो गई थी, हम लोग पाइप बिछा देते हैं, बोरिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरह से खेती करते हैं और इतना पैदावार कर लेते हैं कि आसपास के मार्केट में भी बेच सके। लेकिन धीरे धीरे यह जनसंख्या बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हमारी ज़रूरतें बदल गई। प्रिमिटिव टाइम में भोजन हमारी बेसिक ज़रूरत होती थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी हमारी ज़रूरतें बदलती गईं और इस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा फसल या ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन की आवश्यकता पड़ने लगी। इसलिए हम लोगों ने कमर्शियल एग्रीकल्चर शुरुआत की, जैसे कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वही संभव है जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम हो और खेती करने के लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा, जैसे बड़े बड़े शहरों का ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब जगह ऐसे हैं, मैक्सिको वगैरह, जहाँ जनसंख्या बहुत कम है और ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे जगहों पर हम लोग इतना अनाज उगा लेंगे कि आसपास के मार्केट में दूसरे देश को भी बेच सकते हैं। हालांकि इंडिया भी ऐसा करता है, जैसा कि हमारे हरियाणा में देख सकते हैं, वहाँ पे करीब अप्रॉक्स 75% लोग खेती करते हैं। वहाँ ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, नदियाँ बहुत सारी हैं। उन लोगों को खेती करने के लिए, ऐसी खेती करने के लिए उन लोगों को थ्रेशर मशीन लगता है, विनोइंग मशीन लगता है, इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की भी बर्बादी ना हो, वो लोग मिक्स एग्रीकल्चर करने लगते हैं। तो ज़मीनें बहुत ज़्यादा हो, लैंड ज़्यादा हो और पॉपुलेशन कम हो, तो ऐसे एग्रीकल्चर पॉपुलेशन कम हो, तो ऐसे एग्रीकल्चर संभव है। इसमें कई तरह का मशीनें लगते हैं, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग चीज़ों को करने के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि ऐसी खेती जहाँ ज़मीनें बहुत ज़्यादा हों और पॉपुलेशन कम हो, तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर संभव है। इंडिया के जैसे हरियाणा में, पंजाब में, कर्नाटक में ये सब संभव है। बिहार मैदानी भाग है, लेकिन इसके बहुत बड़े हिस्से में बाढ़ और बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। यूपी भी राज्य बड़ा है, लेकिन वहाँ भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा चीज़ समझ लेते हैं, प्लांटेशन। कमर्शियल एग्रीकल्चर के तहत दूसरा आता है प्लांटेशन। हम लोग कई तरह की चीज़ों का प्लांटेशन करते हैं, जैसे बनाना प्लांट, इसमें हम लोग बनाना प्लांट, कॉफ़ी, टी प्लांट और कई तरह के वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह भी उगाते हैं। कई तरह की ऐसी लकड़ियाँ भी उगाते हैं, ऐसे प्लांट्स भी लगाते हैं जिससे हमें
टिम्बर्स वगैरह मिल सकें, लकड़ियाँ मिल सकें, जिससे हम लोग बहुत सारा चीज़ यूज़ करते हैं। तब कई तरह का प्लांटेशन वगैरह भी करते हैं। साउथ में बनाना प्लांट हम लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं कॉफ़ी टी, जैसे कि असम हो गया, ये सब होता है। इसके अलावा हम लोग लाइव स्टॉक समझ सकते हैं। ऐसे प्लांट, मैंने कि ऐसे प्लांट उगाना जो जानवरों के लिए भी भोजन काम करे या प्रॉपर जानवरों के लिए ही उगाया जाए, ऐसे प्लांट भी उगाया जाता है। जैसे कि हम लोग माइज उगा लेते हैं, जैसे कि माइज उगाते हैं, मेज। तो इसका होता है कि हम लोग भुट्टे को खा जाते हैं, इसके फल को हम लोग खा लेते हैं, और बाकी के प्लांट को, पूरे प्लांट को, जो उसका लीफ हो गया, वो सब पूरी तरह से जानवर खा जाते हैं, जिसको जानवरों के फूड यानी कि फोडर बोलते हैं। तो फोडर प्लांट भी कई तरह के, जैसे कि हम लोग गेहूं की फलियां हम लोग खा लेते हैं, गेहूं हम लोग विट्स खा लेते हैं, बाकी उसको भूसा बनाकर, बोलचाल के भाषा में हम लोग भूसा बोलते हैं, कुटी जिसको बोलते हैं, इस तरह से उसके बाकी के पार्ट को जानवर खा लेते हैं। इस तरह हम लोग सोयाबीन वगैरह भी उगाते हैं, कई तरह की दालें उगाते हैं, जिसमें मसूर दाल है। गन्ने का भी जो ऊपर का पार्ट होता है, लीफ वगैरह जानवर खा लेते हैं। इस तरह कई तरह के प्लांटेशन करते हैं, और जो जानवरों के लिए भी काम करते हैं। जानवरों के भोजन का भी व्यवस्था हो जाता है। बहुत सारे देशों में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो प्रॉपर घास ही उगाती है, कई तरह का हम लोग घास उगाते हैं। हमारे देश में अलग अलग, जैसे पेरियस, इसके बाद पैम्पस, अल्फाल्फा, कई तरह के ऐसे देश है जो इस तरह के घास उगाते हैं, जो जानवरों के लिए कारगर होते हैं। जो बहुत बड़े, जैसे कि नोमैडिक्स लोग होते हैं, बहुत जानवर पालते थे, जो जानवर पालते हैं, तो इनको भोजन के लिए, चारे के लिए, जानवर के चारे के लिए ऐसे अनाज उगाने पड़ते ही थे जो जानवर का पेट भर सके। तो उस तरह से वो लोग जानवर को घास उगा कर देते थे, मैंने घास की खेती करते थे, जो अंग्रेजी में काम आ जाते थे। और ऐसे भी फसल उगाते थे जो अपने लिए भी कुछ उसमें से मिल जाए और जानवरों का भी काम हो जाए, जैसे कि हम लोग वीट्स वगैरह को समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेयरी फार्मिंग, हम लोग अपने देश में डेयरी फार्मिंग करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इस सबको पालते हैं, इससे हमें दूध मिल जाता है। हम लोग इससे अलावा भी कई तरह की फार्मिंग करते हैं, जिससे मीट वगैरह भी मिलता है, जैसे सुअर पालते हैं, मुर्गियाँ पालते हैं, बतखे पालते हैं, इस तरह की फार्मिंग करते हैं। मिक्स फार्मिंग को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिक्स फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जिसमें 2 टाइप क्रॉप के एक साथ उगाते हैं। अब 2 टाइप क्रॉप ही जरूरी नहीं है, 2 तरह की फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग जो धान की खेती करते हैं उसमें डक पाल लेते हैं। डक को पालने से फ़ायदा होता है, वो पेस्टिसाइड वगैरह को, कीड़े वगैरह जो पड़ते हैं, इंसेक्ट्स, उनको खा जाते हैं, और डक के अंडे का, मीट का भी अच्छा, मैंने पैसा कमाने में अच्छा यूज हो जाता है। और धान को प्रॉपर पानी ही चाहिए, और डक को भी रहने के लिए प्रॉपर पानी ही चाहिए। वो दलदली या कीचड़ टाइप के इलाके में रह लेते हैं। इस तरह के दोनों मिक्स करके हम लोग खेती कर देते हैं, डक फिशिंग और पैडी वगैरह। इसके अलावा हम लोग विट्स और मस्टर्ड की भी खेती एक साथ कर सकते हैं। मस्टर्ड की खेती करने से फ़ायदा यही होता है कि उसके जो जड़ें होती हैं, उसमें जड़े में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, नोड्स होते हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होती है। यह बैक्टीरिया मिट्टी के फर्टिलिटी को बरकरार बनाए रखते हैं या बना देते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया ना नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा ना डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। इसलिए वे बैक्टीरिया, मैंने कहा राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पेड़ों को ग्रो करने में काफ़ी सहायता मिल जाती है। इस तरह से मिक्स फार्मिंग की जाती है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हमारे देश में पैटर्न ऑफ
एग्रीकल्चर कुछ पैटर्न है, क्योंकि हमारे देश में जैसा कि हमने कहा था 6 तरह की मिट्टी और 6 तरह के सॉइल पाए जाते हैं। बेसिकली 6 के 8 तरह के सभी तरह के मिट्टी और सॉइल पाए जाते हैं, ताकि साथ में सीजन भी पाए जाते हैं। इसलिए सीजन के हिसाब से हम लोग खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इस तरह के फसल की खेती करते हैं, यानी क्रॉप्स उगाते हैं। जैसे कि खरीफ उन फसलों को कह सकते हैं जैसे जुलाई में बोए जाते हैं, इसकी सोइंग की जाती है और अक्टूबर तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसको भी जुलाई में सोइंग करने का यही एकमात्र कारण है ना कि हमारा मॉनसून इसी महीने से शुरू होता है। भारत में मॉनसून, क्योंकि ये भारत के इंडिया के हिसाब से जुलाई महीने में मॉनसून आ जाता है, इसलिए राइस माइज वगैरह उगाए जाते हैं और अक्टूबर तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि राइस को थोड़ी बहुत ठंड की जरूरत पड़ती है और माइज को भी टेम्परेचर कम चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम में। रबी फसल होते हैं, इसको अक्टूबर में बोते हैं और मार्च तक हार्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि वीट, मस्टर्ड्स, इनको टेम्परेचर हार्वेस्टिंग के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है और सोइंग के समय बहुत कम, और इनको पानी भी बहुत कम चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कम चाहिए, मैंने कि 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। इसको तो 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है खरीफ फसल उगाने के लिए। जायद फसल वैसे फसल होते हैं जो इन 2 महीनों के बीच में आते हैं, जुलाई और अक्टूबर के बीच में। और ऐसा नहीं है ये बीच में, जैसे जनवरी फरवरी के मार्च के महीने के बीच में भी आते हैं। इसमें हम लोग ककड़ी समझ सकते हैं, वाटरमेलन समझ सकते हैं, मस्क मेलन समझ सकते हैं, रास्पबेरी समझ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग खीरा समझ सकते हैं, ककम्बर, कई तरह के जायद फसल हैं जो उगाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पैटर्नल खेती करते हैं। तो एग्रीकल्चर करने के लिए उसके पहले तो कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इतना, क्योंकि हमने जैसा कहा था कि भारत का ज्योग्राफिकल कंडीशन हर जगह सेम नहीं है। तो आइए हम लोग अलग अलग जगहों की कुछ अलग अलग बातें कर लेते हैं। हमें एग्रीकल्चर करने से पहले सॉइल की तैयारी करनी बहुत जरूरी होती है। सॉइल में सबसे पहले प्लॉथिंग करते हैं, उसके बाद लेवलिंग करते हैं और टिलिंग करते हैं। प्लॉथिंग हल द्वारा ही की जाती है और आज के टाइम में मशीनें की। पुराने ज़माने में प्लॉथिंग बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से की थे। जैसा कि हमने कहा था कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाले लोग तो आग को जला देते थे और उनको मिट्टी को प्लॉथिंग करने के लिए या तो कुदाल का यूज करते थे या फावड़े का यूज करते थे, और बेसिकली मैनुअली करना पड़ता था हाथ से। तो यह खेती बहुत दूर में नहीं हो पाती, बड़े पैमाने पर नहीं हो पाती थी। इसके लिए वो लोग जो मिट्टी हम लोग एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो बहुत ढेले जैसे बड़े बड़े पत्थर, उसको लेवलिंग करना अच्छा जरूरी होता है। लेवलिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें जो सीड्स होते हैं, जब हम लोग सीडलिंग करते हैं, सोइंग करते हैं, तो प्रॉपर नीचे चला जाता है, जिससे वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। जब मैन्यूरिंग करेंगे तो वो भी प्रॉपर मात्रा में, हर जगह मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में मैन्यूर चला जाता है। इरिगेशन करते समय मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पानी चला जाता है और बना रहता है। इसके साथ साथ लेवलिंग करने का अपना फ़ायदा है कि जो सीड हम लोग लगाते हैं उससे सनलाइट और एयर, जो मिट्टी में एयर भी ट्रैप हो जाता है, एटमॉस्फेयर से भी उसको एयर मिलते रहता है। तो लेवलिंग करना इसलिए ज़रूरी है। साथ में टिलिंग करना, जैसे कि हमने कहा था कि बहुत बड़ा एक लट्ठा होता है इस तरह का और रस्सी से बांधा होता है। आज हम लोग ट्रैक्टर से करते थे, एक ज़माने में मैनुअली हाथ से करना पड़ता था, जो काफ़ी मेहनत काम था। बाद में हम लोग जानवरों का इस्तेमाल भी सीख गए थे। प्रिमिटिव लोग ऐसा नहीं, जानवरों का भी इस्तेमाल करते थे, हाथ से करते थे, जानवरों का इस्तेमाल भी करते थे। इस बड़े से लट्ठे से नीचे लोहे का फावड़े की तरह एकदम ऐसे प्लेट लगा होता था, जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़कर बराबर कर देता था। साथ में हमें इसमें थोड़ा सा, जब ये सब हो जाए तो थोड़ा सा इसमें मैन्यूर डाल देते हैं। मैन्यूरिंग करना पड़ता है। मैन्यूरिंग थोड़ा सा बस ऐसे समझ लीजिए कि मैन्यूरिंग करने के लिए हम लोग नेचुरल चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि डंग, काउ डंग्स वगैरह यूज कर लेते हैं। साथ में यदि जो हम लोग पहले फसल उगाए होते हैं, जब उसे काटते हैं तो इतना छोटा छोटा उसमें डंठल बचा होता है, उसे आग लगा देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा या वीडियो में देख सकते हैं।
कि उसे काट कर जला देते हैं और वो राख धीरे धीरे मिट्टी में मिलकर मैन्यूर काम कर जाता है। कुछ लोग इस मैन्यूर को बनाए रखने के लिए, मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए लिग्नोमियस प्लांट उगाते हैं। इसकी खासियत यह होती है कि इसकी गांठों में जैसा कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया मिट्टी को फर्टिलिटी बनाए रखती है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में मिला देती है, जिससे क्रॉपिंग आसान हो जाती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा सॉइल को नरम बनाने के लिए इरिगेशन भी करना पड़ता है। थोड़ी मात्रा में इरिगेशन कर देते हैं। बारिश हुई हो तो अच्छी है, नहीं तो खुद से करनी पड़ती है। इससे मिट्टी नरम हो जाती है, बीज बोने में आसान होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के क्रॉप के लिए अलग अलग बीज को उगाना पड़ता है, भले डालना पड़ता है, मिट्टी में डालेंगे तभी तो। इसके लिए बीज का सही होना बहुत जरूरी। सिलेक्शन ऑफ सीड बहुत दूसरा सबसे जरूरी चीज़ है। जैसे मिट्टी को तैयार कर लिए, उसमें मैन्यूर पानी डाल देना, उसके टिलिंग कर देना, लेवलिंग कर लेना, साथ में प्लॉथिंग करना। जैसा कि हमने कहा था कि प्लॉथिंग आज के कई तरीके से होती है। जैसे कि हमने कहा था प्रिमिटिव में हाथ से मैनुअली की जाती थी, बाद में जानवरों का इस्तेमाल लोग करने लगे। जब ट्रैक्टर को हो गया तो उसी हल को हू बोलते हैं, HEO हू। हल को हल बोलते हैं। और हम लोग जानवर में बांधकर, जो इसे बैलों का इस्तेमाल करते थे, बहुत टाइम पहले भैंसों का भी इस्तेमाल होता था, तो उसमें हम लोग डालकर और हल खेती कर लेते थे। दूसरा, आज के टाइम में जब ट्रैक्टर की खोज होगी तो हम लोग प्लॉथिंग बहुत आसानी से कर लेते हैं। हेक्टरों में, मिनटों में काम कर लेते हैं। उसे आराम से मिट्टी कोड़ाई भी हो जाती है। मिट्टी कोड़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि सीड को प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए होता है। दूसरा चीज सिलेक्शन ऑफ सीड समझते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड समझते हैं। सीड का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। हमें दो टाइप के सीड चाहिए होते हैं। पहला सीड मैंने सीड होने के पहला ये कारण होता है कि हमें ऐसे सीड लेने चाहिए जो हाई यील्डिंग वैरायटी के हो। हाई यील्डिंग वैरायटी का होना इसलिए जरूरी है कि आज जमीनें कम है और खेती बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर, और हाई यील्डिंग सीड्स कम जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। दूसरा चीज़, डिजीज फ्री होना चाहिए। कोई भी ऐसा बीज नहीं लेना चाहिए जिसमें बीमारी हो। बीमारी वाले सीड नहीं लेने, मैंने कि बेकार सीड नहीं लेने चाहिए, जिसमें कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे सीड लेना बहुत जरूरी है। इसके आगे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, जब हम सीड का सिलेक्शन कर लेंगे, जैसे कि एक अच्छा सीड लेना चाहिए, जैसे कि हाई, जिससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया था तो हमारे देश में कई तरह के वैरायटी बनाए गए थे। धान की वैरायटी है, गेहूं की वैरायटी है, इसके अलावा मस्टर्ड की वैरायटी है, कई पल्सेज हैं, उनकी वैरायटियां हैं, जो कम बीजों में ही ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कर देते हैं वो लोग। आज के टाइम में जब फूड का प्रोडक्शन कॉमर्शियल हो चुका है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे बीजों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा चीज़, हम लोग बीज जैसे ले लिए बीमारी फ्री हो, जिसमें बीमारियां ना हो। दूसरा, हाई यील्डिंग करते हो। साथ ही हम लोग सीडलिंग, जब हम लोग सोइंग करेंगे तो सोइंग करने के भी कुछ मैनुअल तरीके थे। सोइंग मतलब होता है बुआई, बोना, बुआई। बुआई करने के लिए प्रिमिटिव लोग हाथ मैनुअली करने को तो हाथ से करते थे। बाद में जो हल चलाते थे उसमें कटोरे जैसा बना था, तो उसमें सीड डाल देते थे और एक एक सीड डालते जाते थे। हल जैसे चलते जाता था, एक एक सीड डालते जाते थे। इस तरह से वो लोग खेती करते थे, बीज को सोते थे। समय के साथ उसी में उन लोगों ने हल को बहुत बड़ा कर लिया और कई खंदे बना दिए, जिससे बीज निकल के चलते जाए। उसमें 4-4 दाना डालते जाते थे, बीज सोइंग हो जाता था। इसके बाद जब कमर्शियल खेती होने लगी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होने लगा, यानी कि एग्रीकल्चर का मुद्दा पैसा कमाने भी बनने लगा, जीवन यापन से ज़्यादा हो गया। ऐसे टाइम में जो खेती होती है, हम लोग ट्रैक्टर से सोइंग कर देते हैं। सोइंग मशीन आती है जिससे हम लोग यूज कर सकते हैं। सोइंग मशीन जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
बुआई करने के लिए सबसे अच्छा होता है। बुआई करने का दो खास बातों पर ध्यान रखना कि बीज को जो सीड होता है जिसको हम सोते हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर ना चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर चला गया तो मिट्टी के टफ लेयर को तोड़कर वो बाहर नहीं आ पाएगा ग्रो करने के लिए। और दूसरा, सीड को जर्मिनेट होने के लिए सनलाइट, एयर और मैन्यूर चाहिए। तो मैन्यूर तो हो जाएगा लेकिन सनलाइट और एयर उसे प्रॉपर नहीं मिलेगी, ज़्यादा ज़मीन में अंदर गाड़ दिए तो। दूसरी बात, उसे ऊपर भी नहीं गाड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर गाड़ दिए तो उसे पंछियों द्वारा खा लिए जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे ऐसे ही, या जब इरिगेशन करेंगे तो वो सड़ जाएंगे। इस तरह के खतरे से बचाने के लिए उसे मीडियम, एक लेवल पर ही सोइंग की जाती है। इस बात का सबसे खास ध्यान रखना चाहिए। सोइंग करने के लिए कई मशीन आज के टाइम में अवेलेबल हैं। बड़े बड़े देशों में तो बहुत बड़े बड़े मशीन हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन ट्रेडिशनल हो सकता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं रिवर पे, RIV, या रिवर पर, पॉन्ड पर लोग डिपेंड रहते थे। रिवर पर, पॉन्ड पर डिपेंड रहते हैं, प्रिमिटिव लोग रहते थे। ज़्यादातर लोग बारिश पर डिपेंड रहते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, ऐसा प्रिमिटिव लोग करते थे। आज भी लोग नदियों द्वारा, नदी किनारे जिनकी खेत होती है, पानी को काट कर लाते हैं कहा द्वारा और खेतों में डाल देते हैं। इससे पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होती है। ट्रेडिशनल तरीके से पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि फसल अच्छी नहीं होगी, फसल ठीक होती है, लेकिन पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हर जगह पर रिवर अवेलेबल भी नहीं होता है, संभव नहीं है। कहीं कहीं पे नदियाँ बहुत दूर होती हैं। ऐसे टाइम में और बहुत बड़े एरिया में एग्रीकल्चर करने के लिए और कमर्शियल एग्रीकल्चर करने के लिए लोगों को ड्रिप और स्प्रिंकल टाइप के इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक ऐसा सिस्टम है, जैसे कि ड्रिप सिस्टम में यह होता है कि जिस खेत में हम लोग खेती करते हैं उसमें पाइप बिछा देते हैं, उसके द्वारा पानी टाइम टू टाइम, क्योंकि अलग अलग पौधों को ना अलग अलग मात्रा में पानी चाहिए होता है, तो ड्रिप टाइम टू टाइम पानी देते रहता है। स्प्रिंकल फुहारे की तरह इस दोनों तरीकों से पानी की बचत बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि इसमें थोड़ा सा कैपिटल लगता है, पैसा लगता है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले पाइपलाइन बिछाना पड़ता है। स्प्रिंकल ये कहीं कहीं टैप लगाना पड़ता है, जो पानी को फुहारे के रूप में चारों तरफ फैलाकर फेंकता रहता है, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा चीज, इरिगेशन करने के लिए 3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, कुछ एग्रीकल्चर में जैसे क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे कि राइस हो गया, और कुछ को बहुत कम पानी चाहिए होता है। दूसरा, सॉइल बेस्ड, कुछ मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखती है, जैसे एलुवियल सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल पानी को ऑब्जर्व करके रखने में सक्षम है। हालांकि लोमी सॉइल बहुत थोड़ा कम करता है, लेकिन क्ले और एलुवियल सॉइल प्रॉपर होता है। लेकिन और इसमें थोड़ा पानी कम भी डाले तो चल जाता है, लेकिन लोमी सॉइल हो, एरिड सॉइल हो, इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, और टाइम टू टाइम भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमने कहा था, क्रॉप बेस में अलग अलग क्रॉप को अलग अलग पानी की मात्रा चाहिए और अलग अलग बार चाहिए। तो किसी किसी खेती में 2 से 3 बार इरिगेशन करना पड़ता है, किसी किसी खेती में 2 बार से ही काम चल जाता है, किसी में 1 बार से ही काम चल जाता है, किसी को थोड़ा बहुत बारिश हो जाए उसी से काम चल जाता है। दूसरा, सीजन बेस्ड, जैसे कि समर के सीजन में यदि एग्रीकल्चर करेंगे यानी कि क्रॉप उगाएंगे तो उसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी सूख जाती है। इस तरह से इरिगेशन करने के बाद हम लोग मैन्यूर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैन्यूर, हालांकि मैन्यूर नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल होता है। ये दोनों ही उर्वरा, ह्यूमस बढ़ाने का काम करते हैं। ये दोनों ही ह्यूमस बढ़ाने का काम करते हैं, ह्यूमस बढ़ाने का काम करते हैं। और उर्वर माने फर्टिलिटी, जैसा कि हम समझ सकते हैं, ये दोनों ही फर्टिलिटी ही बढ़ाने का काम करते हैं, मैन्यूर भी फर्टिलाइजर भी। हालांकि ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है और यह नेचुरल होता है। नेचुरली की बात कर लेते हैं तो मैन्यूर जैसा कि हम लोग कंपोस्ट में बना सकते हैं। कंपोस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। एक गड्ढा जो 10 फीट लंबा होता है और उसमें
सड़ने गलने वाली चीज़ों को डाल देंगे, वो धीरे धीरे सड़कर खाद में बदल जाती है। कंपोस्ट बस किसी कहते हैं। कुछ लोग वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, जैसे केचुआ का, जैसे बहुत लोग कचरा डाल देते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और उसमें ईस्ट डाल देते हैं या केचुए को डाल देते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट तो केचुए द्वारा किया जाता है। कुछ लोग कंपोस्ट करने के लिए, खाद को जल्दी बनाने के लिए उसमें ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट जल्दी से उसमें उस मिट्टी को सड़ा कर डिकम्पोज करके फर्टाइल कर देता है, मैन्योर बना देता है और उसको हम लोग खेत में छीट देते हैं। दूसरा, हम लोग ग्रीन मैन्योर का भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन मैन्योर नहीं, कई तरह के ऐसे प्लांट है जैसे सिसविनिया है। सिसविनिया ऐसा प्लांट है जिसे उगा देते हैं, मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। लिंगोमियस प्लांट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने कहा था, इनकी गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा, मैन्योरिंग करने के लिए भी कई तरीके हैं, जैसे कि पहले के ज़माने में ये प्रिमिटिव लोग हाथ से ही मैन्योरिंग करते थे। हाथ से खाद को छींटना, ये बहुत भी मेहनत भरा काम है, जिसे हाथें भी बहुत ख़राब हो जाती थी। दूसरा, मैन्योरिंग करने के लिए आज के टाइम में मशीनें हैं छिड़काव करने वाली, जिसे हम लोग छिड़काव करते हैं, लिक्विड है। दूसरा बात कर लेते हैं, तो ये मैन्युअली हो सकता है, मशीनों द्वारा भी हो सकता है। दोनों ही तरीकों से हम लोग मैन्युअलिंग कर देते हैं। फर्टिलाइजर की थोड़ा बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में तैयार किया हुआ मैन्यूर होता मैन्यूर ही है, दोनों में खास अंतर नहीं, बस ये आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं। सॉइल को 16 तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, 16 तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, तो 16 तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। तो या फर्टिलाइजर द्वारा, मैन्यूर द्वारा, दोनों द्वारा मिलता है, बस इसमें कम मात्रा में मिलता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ग्रीन मैन्यूर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, सस्टेनेबल भी होता है। इससे मैन्यूर में फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर में, तो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजीनियस होता है, फॉस्फेटिक हो सकता है, सल्फेटिक हो सकता है। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा था, पोटेशिक हो सकता है। इस तरह के फर्टिलाइजर आते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी आते हैं, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसको डालने के लिए हम जैसा कहते हैं मैन्यूरिंग भी डाल सकते हैं और मशीनों द्वारा भी छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं वीडिसाइड। वीडिसाइड और पेस्टिसाइड। वीडिसाइड मतलब वो ऐसे घास होते हैं ना, जो घास होते हैं जो खेतों में डाले होते हैं, खेतों में उगाते हैं, ऑटोमेटिक ही उगाते हैं। जो भी हम फर्टिलाइजर और इरिगेशन करते हैं, ये उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। कई तरह के वीडिसाइड होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडिसाइड अनवांछित पौधे होते थे, जिसे खरपतवार भी कहते हैं, हिंदी में खरपतवार कहा जाता है। और इससे बचने के लिए हमें वीडिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए भी छिड़काव करने पड़ते हैं, या पहले के ज़माने में प्रिमिटिव टाइम में हंसिया द्वारा कई बार काटने पड़ते हैं, क्योंकि बार बार ये उगाते हैं, इनको बार बार काट के हटाना होता है। इसके साथ साथ हम लोग पेस्टिसाइड का भी छिड़काव करते हैं, क्योंकि जब वीडिसाइड आते हैं तो कई तरह के ऐसे कीड़े आते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि हम लोग ग्रास हॉपर वगैरह को समझ सकते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में टिड्डा बोलते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसे सुग्गा भी हम लोग बोलचाल की भाषा बोलते हैं। ये लोग फसल को बर्बाद कर रही है, अपने वजन से 80 गुना ज़्यादा भोजन खा देते हैं। कैटरपिलर वगैरह हैं, ये लग जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। फिर हमें रोडेंट ऐसे जानवर होते हैं ना, जो इससे चूहे वगैरह, खेत में बहुत सारे चूहे होते हैं, ये अनप्रिपेयर अनराइप फसल के सीड्स को ही काट कर अपने बिलों में छुपा लेते हैं, तो ये भी फसल को बर्बाद कर देते हैं। आगे चलते हैं, तो वीडिसाइड के लिए जैसा कि हमने कहा था कि वीडिसाइड की या तो मैनुअली सिकल द्वारा, खुरपी हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा घास काटते हैं, जिसे घास ही समझ लीजिए। और पेस्टिसाइड कीड़ों को मारने के लिए यूज करते हैं, खेत में जब कीड़े लग जाते हैं। इसके बाद आते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग भी बहुत अजीब तरीके से की जाती है हमारे देश में। जैसे कि हमारे देश में ये नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पे खेती नहीं होती है, लेकिन हार्वेस्टिंग हाथ से भी की जाती है। कुछ हार्वेस्टिंग ऐसे हैं जो मैनुअली इंसान द्वारा ही किए जा सकते हैं, जैसे कॉफ़ी बीन्स को
चाय के लीफ को, इसके अलावे हम समझ सकते हैं गन्ने की खेती को, उसे हाथ से ही काटना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग, बहुत सारे हार्वेस्टिंग मशीन है, थ्रेशर्स हैं जो भूसा और अनाज को अलग कर देता है आसानी से। अमेरिका जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, मेक्सिको जैसे देशों में, रशिया जैसे देशों में बड़े बड़े मशीन्स आते हैं जो फसल को आसानी से काट कर अलग कर देते हैं। जिसमें भूसा अलग होता है, भूसा का भी इस्तेमाल जानवरों को खिलाने में कर दिया जाता है और अनाज का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हार्वेस्टिंग हाथ से भी किया जाता है, जिसमें फावड़ा, कुदाल, खुरपी, मैनिसिकल इत्यादि लगते हैं जो टूल्स हैं। इसके बाद जैसे कि हमारे देश में मशीन भी है, उससे भी हार्वेस्टिंग करते हैं। बड़े पैमाने पर हार्वेस्ट करने के लिए कि हाथ से करेंगे तो हो सकता है महीनों और दिनों लग जाए। धीरे धीरे हम लोग हार्वेस्टिंग इस तरह से हम लोग कर सकते हैं थ्रेशर वगैरह से। दूसरा समझते हैं, इसके बाद आती है बारी स्टोरिंग की। स्टोरिंग करने से पहले ना बीज को कम से कम 85% तक उसे ड्राई कर लिया जाता है। इसके लिए हम लोग सनलाइट पर भी डिपेंड हो सकते हैं, हम लोग सनलाइट पे डिपेंड होते हैं। और दूसरा ड्रायर पर भी डिपेंड कर सकते हैं। ये मशीन होते हैं जो क्रॉप्स को आसानी से ड्राई कर देते हैं। हालांकि उसमें 15% नमी बची होनी चाहिए, नहीं तो पूरी तरह से अगर बीज सूख जाए तो अगली बार खेती में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किया जा सकता है, अगली बार खेती में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसके बाद स्टोर करने के लिए अलग अलग फल और सब्जियों को और अनाज को स्टोर करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। जैसे फल और सब्जियों को स्टोर करने के लिए 15 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए, और अनाज को स्टोर करने के लिए कम से कम 20 डिग्री और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग आसपास टेम्परेचर होना जरूरी है। इतना टेम्परेचर 20 डिग्री से, यानी कि 15 से 20 डिग्री के बीच टेम्परेचर होना जरूरी है। इस स्टोर में हम लोग इसे स्टोर करेंगे, तभी जाके इसको स्टोर कर पाएंगे। स्टोर करने के लिए एक बातों का और ध्यान देना चाहिए, वह यह है कि जब हम स्टोर करेंगे उसे चूहे से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए फास्फोरस का छिड़काव कर देते हैं। जर्मिनेशन के समय फास्फोरस मैन्यूर का भी काम कर लेता है, कि मैन्यूर में भी, फर्टिलाइजर में भी वो पाया जाता है। दूसरा चीज़, उसमें हम लोग गामा रे का भी यूज करते हैं। गामा रे ऐसा रे होता है जो इंसान को भी लग जाए तो इंसान मर जाए, इससे कीड़े मकोड़े धीरे धीरे मर जाते हैं, और बहुत कम मात्रा में छोड़ा जाता है जिससे कीड़े मकोड़े ही मरे, नहीं तो अनाज खाकर हम ही मर जाएंगे। इसके बाद हम लोग उसे स्टोर कर देते हैं। आज के लिए इतना ही।